हेलो वीवर्स, टुडेज जीके में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न के साथ। हाल ही में खबरों में रहे अमृत वृक्ष आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि असम। हाल ही में असम सरकार ने अमृत वृक्ष आंदोलन नामक एक अभियान की शुरुआत की है। इस आंदोलन का उद्देश्य मुख्य रूप से व्यावसायिक पेड़ों के पौधे लगाकर राज्य के हरित आवरण को बढ़ाना है। इस अभियान में 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी पूर्ति हेतु राज्य के हजारों लोगों ने भाग लिया। बता दें कि असम सरकार ने असम ग्रीन मिशन के माध्यम से 5 वर्षों में राज्य के हरित आवरण को 2% यानी 36% से 38% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। इस मिशन के तहत असम सरकार 2024 में 8 करोड़ पौधे और 2025 में 10 करोड़ पौधे लगाकर अपने ही रिकॉर्ड में सुधार करना चाहती है, इसलिए विकल्प ए सही है। बात करते हैं आज के एपिसोड के पहले प्रश्न की। सवाल है, स्किल्स ऑन व्हील्स पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पहल ग्रामीण युवाओं, महिलाओं को प्रमुख डिजिटल कौशल से लैस कर उन्हें नौकरी और भविष्य के लिए तैयार करेगी। इस पहल के लिए एनएसडीसी और इंडसइंड बैंक के साथ साझेदारी की गई है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं या सत्य हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि एक और दो दोनों। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला द्वारा स्किल्स ऑन व्हील पहल की शुरुआत की गई। इस पहल के लिए एनएसडीसी और इंडसइंड बैंक के साथ साझेदारी की गई है, इसलिए कथन 2 सही है। इस पहल का उद्देश्य निशुल्क कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में जमीनी स्तर पर जागरूकता फैलाना है। इस पहल के तहत युवा आबादी को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके ग्रामीण परिवारों की आजीविका में सुधार लाया जाएगा। यह पहल ग्रामीण युवाओं, विशेषकर महिलाओं को प्रमुख डिजिटल कौशल से लैस करेगी और उन्हें नौकरी और भविष्य के लिए तैयार करेगी, इसलिए कथन 1 सही है। इसके अंतर्गत 60,000 युवाओं को 5 साल की अवधि में सशक्त बनाया जाएगा। इसमें रेट्रोफिटेड उपकरणों के साथ एक अनुकूलित बस भी है, जिसे स्किल्स ऑन व्हील्स नाम दिया गया है, जिसे हरी झंडी दिखाई गई, इसलिए विकल्प सी सही है। अगला सवाल है, किसान ऋण पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग यानी DAH&D, RBI एवं नाबार्ड के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण सेवाओं तक पहुंच में क्रांति लाना है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं या सत्य हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि एक और दो दोनों। दरअसल हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसान ऋण पोर्टल और मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम यानी विंड्स मैनुअल के साथ लॉन्च किया। इसके साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC घर घर अभियान की शुरुआत की गई। किसान ऋण पोर्टल को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग यानी DAH&D, RBI एवं नाबार्ड के सहयोग से विकसित किया गया है, इसलिए कथन 1 सही है। KRP का उद्देश्य किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण सेवाओं तक पहुंच में क्रांति लाना है, इसलिए कथन 2 सत्य है। साथ ही किसानों को संशोधित ब्याज अनुदान योजना यानी मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम मिस के माध्यम से रियायती कृषि ऋण प्राप्त करने में भी मदद करना है। KRP एक एकीकृत केंद्र के रूप में कार्य करता है, जो किसान डेटा, ऋण वितरण, ब्याज अनुदान के दावों और योजना उपयोग की प्रगति का व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है, इसलिए विकल्प सी सही है। बात करते हैं अगले सवाल पर। ब्रूसेला कैनिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बैक्टीरिया के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है। ब्रूसेला कैनिस कुत्तों के बीच अधिक संक्रामक है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं या हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी ना तो एक और ना ही दो। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में
ब्रूसेला कैनिस ने 3 लोगों को संक्रमित कर दिया है। ब्रूसेला कैनिस बैक्टीरिया के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है, इसलिए कथन 1 सत्य है। इस रोग से प्रभावित कुत्तों में बांझपन, गतिशीलता संबंधी समस्याएं हो जाती हैं। ब्रूसेला कैनिस विभिन्न प्रजातियों जैसे भेड़, बकरी, मवेशी, हिरन, एल्क और सुअर को संक्रमित करती है। यह कुत्तों के बीच अधिक संक्रामक है, इसलिए कथन 2 सही है। इसके लक्षण में सुस्ती, बुखार, प्रजनन समस्याएं, जोड़ों में दर्द जैसे लक्षण शामिल होते हैं, इसलिए विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, ध्रुवास्त्र मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक हेलीकॉप्टर प्रक्षेपित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी ATGM प्रणाली है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी 1 और 2 दोनों। ध्रुवास्त्र मिसाइल एक हेलीकॉप्टर प्रक्षेपित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी ATGM प्रणाली है, इसलिए कथन 1 सत्य है। यह कम दूरी की हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया था, इसलिए कथन 2 सत्य है। यह वायुसेना का हेलिना हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपित नाग मिसाइल ATGM का संस्करण है। इसे 4 किलोमीटर तक की ऊंचाई से लॉन्च किया जा सकता है। साथ ही यह 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे लक्ष्य पर हमला भी कर सकता है। यह सभी प्रकार के मौसम और विभिन्न प्रकार के इलाकों जैसे रेगिस्तान, मैदान, पहाड़ और जंगलों में काम करता है, इसलिए विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, नुआखाई जुहार महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर ओडिशा? प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी ओडिशा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नुआखाई जुहार के अवसर पर किसानों को शुभकामनाएं दी हैं। यह एक कृषि त्योहार है जिसे नुआखाई पर्व या नुआखाई भेंट घाट के नाम से भी जाना जाता है। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, नुआ और खाई। नुआ का मतलब है नया और खाई का मतलब है खाना, जो नए चावल खाने का संकेत देता है। यह त्योहार पश्चिमी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और सिमडेगा झारखंड के आसपास के क्षेत्रों में मनाया जाता है। यह त्योहार गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है। इस दिन किसान अन्न की पूजा करते हैं। इसकी उत्पत्ति वैदिक काल के पंचयज्ञ में से एक प्रलंबन से मानी जाती है, जिसका अर्थ है नई फसल काटना और उसे देवी मां को अर्पित करना, इसलिए विकल्प डी सही है। अगला सवाल है, सिम्बेक्स 23 अभ्यास किससे संबंधित है? विकल्प है सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना का संयुक्त अभ्यास, भारत म्यांमार वायुसेना अभ्यास, क्वाड सदस्यों का सैन्य अभ्यास। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास। हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज रणविजय, कावरत्ती और पनडुब्बी INS सिंधु केसरी भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स 23 में भाग लेने के लिए सिंगापुर पहुंच गए हैं। यह भारतीय नौसेना और सिंगापुर गणराज्य नौसेना यानी RSN के बीच एक वार्षिक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है। सिम्बेक्स 23 का यह 30वां संस्करण है। बता दें कि सिम्बेक्स 2023 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हार्बर चरण और समुद्री चरण शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच अंतर संचालनीयता और आपसी समझ को बढ़ाना है, इसलिए विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय चुनाव आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम 1985 के बाद इसे बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं या हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी केवल 1। हाल ही में चुनाव आयोग ने युवा मतदाताओं को शिक्षित और प्रेरित करने के लिए चाचा चौधरी और चुनावी दंगल को लॉन्च किया है। बात करते हैं भारतीय चुनाव आयोग के बारे में। यह एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी, इसलिए कथन 1 सत्य है। इसके उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस
मनाया जाता है। इसका सचिवालय नई दिल्ली में है। यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं और देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनावों का संचालन करता है। भारतीय संविधान का भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 चुनावों से संबंधित है और इन मामलों के लिए एक आयोग की स्थापना करता है। मूल रूप से आयोग में केवल एक चुनाव आयुक्त था, लेकिन चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989 के बाद इसे बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया, इसलिए कथन 2 असत्य है। वर्तमान में इसमें सीईसी और 2 चुनाव आयुक्त शामिल हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो निर्धारित है, इसलिए विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है। परिसीमन आयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी एक और दो दोनों। हाल ही में लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पारित किया गया। इस विधेयक को परिसीमन के बाद लागू किया जाएगा। हमारे देश में परिसीमन का कार्य परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। प्रत्येक जनगणना के बाद संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत एक परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है, इसलिए कथन 1 सही है। एक बार अधिनियम लागू होने के बाद केंद्र सरकार एक परिसीमन आयोग का गठन करती है। परिसीमन आयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है तथा यह भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से कार्य करता है, इसलिए कथन 2 सही है। आयोग का निर्णय अंतिम होता है और उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, इसलिए विकल्प सी सही है। देखते हैं अगला सवाल। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक संवैधानिक निकाय है। यह राज्यों की अनुमति के बिना राज्यों में आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच कर सकती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी केवल दो। खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। एनआईए भारत की केंद्रीय आतंक रोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है। यह भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित करने वाले सभी अपराधों की जांच कर सकती है। इसका गठन राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत किया गया था, इसलिए यह एक वैधानिक निकाय है, इसलिए कथन 1 गलत है। एजेंसी को गृह मंत्रालय से लिखित उद्घोषणा के तहत राज्यों से विशेष अनुमति के बिना राज्यों में आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच करने का अधिकार है, इसलिए कथन 2 सही है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला सवाल है, मिथुन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका वैज्ञानिक नाम बोस फ्रंटलिस है। यह अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड दोनों का राज्य पशु है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं या सत्य हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी एक और दो दोनों। हाल ही में पूर्वोत्तर के मिथुन को खाद्य पशु का टैग प्रदान किया गया है। यह एक गोजातीय पशु है। इसका वैज्ञानिक नाम बोस फ्रंटलिस है, इसलिए कथन 1 सही है। यह अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में पाए जाने वाले बोविडे परिवार का जुगाली करने वाला प्रजाति है। यह अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड दोनों का राज्य पशु भी है, इसलिए कथन 2 सही है। एक वयस्क मिथुन का वजन 400 से 650 किलोग्राम के बीच होता है। 4 से 5 साल की उम्र के मिथुन को 2 लाख रुपए या उससे अधिक में बेचा जा सकता है, इसलिए विकल्प सी सही है। और आइए इस एपिसोड के अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। वैनेडियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी खोज 1801 में स्पेनिश खनिज विज्ञानी एंड्रेस मैनुअल डेल रियो ने की थी। यह एक रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 23 है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या सत्य हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो प्रश्न का उत्तर देना कमेंट सेक्शन में ना भूलें। हमें आपके प्रतिक्रियाओं और जवाब का इंतजार रहता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।